If you want to know how to manage that cash, you have to answer my 3 questions. What is the requirement of cash? How much cash is required? And third is when you require. So today I will be answering question number 2. How much cash is required? How much is the optimum balance? कितना बैलेंस होना चाहिए कैश का? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप सबको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग का ब्लड में होमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, या बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए, या शुगर लेवल कितना होना चाहिए? बेटे ये हमें पता नहीं था, हमने धीरे धीरे साइंस की हेल्प से, लोगों की कैलकुलेशंस की हेल्प से, लोगों को टेस्ट किया उसकी हेल्प से ये सब कुछ कैलकुलेट किया, और हमने देखा कि जिसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतने से इतना रहता है वो ज़्यादा लंबे समय तक जीता है, जिसका बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है और बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, मतलब वेरी करता है, उसका हिसाब किताब जल्दी हो जाता है. तो इन दिस टुडेज लेक्चर आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश विच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव. एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मुझे ये चेक करना है कि मेरा बैंक HDFC है तो उसके पास हर समय अवेलेबल कैश कितना होना चाहिए. एक्सेस कैश को हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में डिपॉजिट कर देंगे एंड HDFC विल अर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट. But the point is, this is a very alarming situation that company HDFC should have optimum balance of cash, neither low nor high. तो मैं आज आपको उन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए मॉडल्स की बात करेंगे. वैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये बात सीखी थी दैट इफ आई वांट टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस आई कैन ईदर यूज मॉडल्स और आई कैन यूज टेक्निक्स. अब ये जो मॉडल्स है ना बेटे, हॉक में, ग्लेम में, वाइले में, इन्होंने कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज दोनों के लिए लिए हैं. एक सेकेंड बेटा, मेरा फोन ऑन रहेगा. गलती से बेटा वो थोड़ा सा फोन ऑफ ऑन रह गया, कोई बात नहीं. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वी आर यूजिंग मॉडल्स एज वेल एज वी आर यूजिंग टेक्निक्स. मॉडल्स में हम आज 2 मॉडल्स करेंगे बेटे. 2 व्यक्तियों की फोटो दिखाऊंगा. एक है विलियम जे बाउमल, उसकी फोटो दिखाने वाला हूं. एक फिरंगी, दोनों फिरंगी है, और एक है मिलर, और दोनों ऑपोजिट बातें करते हैं. विलियम जे बाउमल कहेगा कि इतना बैलेंस होना चाहिए, मिलर कहेगा ये होना चाहिए, एंड बोथ हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस. जैसे हमारे घर में देर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, डिफरेंट थॉट्स आर देयर, थॉट 1 थॉट 2, थॉट 1 थॉट 2. बेटे हम घर में भी आप देखें, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सन, बच्चे, सबका अलग अलग विचार होता है. तो ऐसे ही फिरंगियों में भी 2 विचार आए, आज हम उनको भी देखेंगे. आप पहले जल्दी से रजिस्टर ओपन करें और लिखें कैश मैनेजमेंट. लिखें जी, दोबारा से लिख लें एक बार. और क्वेश्चन नंबर 2 लिखें हाउ मच कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड. ठीक है जी. एंड फॉर दिस आई विल बी यूजिंग मॉडल्स एंड टेक्निक्स. ठीक है जी. विद इन मॉडल्स दोज मॉडल्स आर नेम्ड एज कैश मैनेजमेंट मॉडल्स. और यहां पर हम लिखेंगे कैश मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक्स में कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट मॉडल्स. लास्ट लेक्चर में बेटे हमने फ्लोटिंग किया, लॉक बॉक्स किया, कंसल्टेशन बैंकिंग की, और मैंने आपको कलेक्शन फ्लोट के बारे में बताया, डिसबर्समेंट फ्लोट के बारे में बताया. मैं आज टेक्निक्स तो नहीं बता रहा क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कैश मैनेजमेंट मॉडल्स. और कैश मैनेजमेंट मॉडल्स में बेसिकली हम जो आंसर करने वाले हैं वो यही है दैट हाउ मच इज शुड बी द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश. अच्छा, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनना जरा. थोड़ा सी बात क्या है कि जो मैं आज कोई भी मॉडल यूज करूँ, मैं ये कहना चाहता हूं वेदर आई एम यूजिंग बाउमल और वेदर आई एम यूजिंग मिलर, बोथ द मॉडल्स, वी वांट टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश which should be holded by organization at any given
पॉइंट ऑफ टाइम। बड़ा प्यार से लिखा है जी, बहुत बड़ी गहरी लाइन है। अगर आपने ये लाइन समझ ली ना तो आज का लेक्चर और कैश मैनेजमेंट का जो भी क्वेश्चन आएगा बेटे यकीन मानिए आप कर पाएंगे, अगर आप लिख लेते हैं तो। बेटे मेरा मन है, मेरे को खुशी देना चाहते हो तो आप लिखो और बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ो। ऐसे लेट के पढ़ना बेटे महापाप है। विद्या का धन तभी आता है जब आप टेबल चेयर में बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं दैट इन दीज कैश मैनेजमेंट मॉडल्स माय मेन ऑब्जेक्टिव इज, ये दोनों बाउमल, विलियम बाउमल और मिलर क्या कहना चाहते हैं। मेरी आवाज सुनो, ये कहते हैं जी मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। ठीक है, सुनते हैं जी। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट, या ऐसा समझ लीजिए, छोड़िए। they want to calculate optimum balance of cash which should be holded by organization at any given point of time। ऐसा कौन सा ऑप्टिमम बैलेंस है जो हर समय आपके पास होल्ड होना चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूं, ये मेरे पास बेटे मार्कर है, ये मार्कर है, मैंने मार्कर को पकड़ लिया तो मैंने होल्ड कर लिया। होल्ड का मतलब है ये मेरे पास ही रहेगा, मैं कहीं रख नहीं रहा, मेरे जेब में रहेगा। ये लो, ये दूसरा मार्कर मेरे जेब में रहेगा, ये पेन भी मेरे पास रहेगा, ये हाइलाइटर भी मेरे पास। मैंने इनको होल्ड करके रख लिया। होल्ड का मतलब है मैं इसको इन्वेस्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स मेरे पास हर समय एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसका मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, कितना कैश हर समय होना चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ तो मैं एक अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूं। दैट अपॉर्चुनिटी इज इंटरेस्ट कॉस्ट। आई कुड हैव अर्न्ड इंटरेस्ट ऑन दैट एक्सेस बैलेंस। कैसे? मैं उस पैसे की मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद लेता, मनी मार्केट में चला जाता, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लेता, बैंक एफडीज कर देता या कुछ भी कर देता, और इस एक्सेस कैश के वो पैसे जब मैं इन्वेस्ट करता शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो मुझे वहां से कुछ इनकम मिलती। वो नहीं मिल रही क्योंकि मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। क्योंकि मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कितना ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए। आपको जब ये मालूम ही नहीं है कि आपकी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए तो बेटे आपको हाई और लो तो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हाई में आपको दवाई लेनी है और नीचे करना है, लो में भी दवाई लेनी है, ऊपर करना है। इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ मच इज द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश विच आई शुड होल्ड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। And with the help of these two models, I want to calculate that what is that optimum balance. But these two people, they have two different thoughts, and these two models I will be using for cash as well as for finding out the optimum balance of cash as well as the optimum balance of marketable securities. इसका मतलब मैं excess balance को invest करूंगा। अच्छा, जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो वहां से पैसे भी आएंगे, मेरे को इनकम आएगी। So there are two or three points which we will be consider. But क्या लगता है ये समझ आया आपको? ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश which should be holded मतलब हमेशा आपके पास होना चाहिए at any given point of time। बिल्कुल ठीक है सर। आइए जी, मैं थोड़ी सी आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से बनाई है जी मैंने आप ही के लिए। जूस नोट्स के अलावा मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। मैं भूपेश आनंद आपको आज से 4-5 क्लासेस पहले लेके जाने वाला हूँ। At the time I have started inventory management, and in that inventory management I have told you that how we can calculate how much quantities to be ordered, and we have calculated economic order quantity। हमने उस जमाने में 5-6 क्लासेस पहले EOQ निकाला था, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब हम कितने यूनिट्स ऑर्डर करें कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। और मैंने आपको 3 मेथड्स कराए थे, टेबुलर मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। बेटे आज कैश मैनेजमेंट में हम 3 मॉडल्स 3 मेथड्स नहीं करेंगे, कंसेप्ट वही है।
हमने ऑलरेडी उसमें समझ लिया, इतना टाइम लगा दिया, अब बार बार थोड़ी मेरे को 3 बार लगाना। बेटे बेस तो मैंने इन्वेंट्री में बना दिया, ये तो छोटा भाई है, वो बड़ा भाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। बाउमल की बातें ऑलरेडी सुन ली है, वही बाउमल ने आज यहाँ पे भी कुछ बोला। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, आप ये लिख लें, ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। ये लिखना पड़ेगा बेटे, लिखना है, मुझे खुशी मिलेगी यार लिखोगे तो। यार ऐसे मत करो, देखो मुंह छोटा मत करो, लिखते समय आप खुश होकर लिखोगे ना तो मुझे खुशी मिलेगी, वाइब्रेशंस अच्छी आएंगी। लिखो, ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स, tabular method, graphical method, formula method. But my dear friends, I am not doing tabular method here because we have already discussed. I am not doing graphical method. We have already discussed, because in Hawk, because in Glam, because in Wiley, they have used the formula. So the same logic is there. I will be using the formula, but still, क्या कहते हैं, दिल है कि मानता नहीं, मुझे आपसे इतना प्यार है कि मैं क्या करूं। तो मैं ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा पहले बता रहा हूं बेटा, यहां पर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं ले रहा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट ली थी। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं आएगी? क्यों? बिकॉज यहां पर मुझे कोई इन्वेंट्री को ऑर्डर नहीं करना, बाजार से कुछ बाजार में ऑर्डर नहीं करना कि भाई इतनी क्वांटिटी भेज दो। आई विल नॉट इनकर एनी ऑर्डरिंग कॉस्ट। बट मैं क्या करूंगा, जब बैलेंस एक्सेस होगा तो उसकी मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद लूंगा। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदने में फ्री में तो आएंगी नहीं, मुझे उस ब्रोकर को, दलाल को, दल्ले को पैसे देने पड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल को, एसएमसी वाले को पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज आई हैव परचेज मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड आई कैन नॉट डायरेक्टली परचेज अनटिल आई हैव डीमैट अकाउंट। और मेरा डीमैट अकाउंट कहीं होगा और मैं उसके थ्रू करूंगा तो मेरे से दलाली लेगा। तो बेटे वो जो दलाली आप दोगे, कमीशन जो दोगे, एक्सचेंज को जो दोगे, जो ब्रोकर को दोगे, उसका नाम है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो इन केस ऑफ कैश मैनेजमेंट देयर इज नो नीड ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, रादर इट इज अ केस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो एक बात को समझना है कि अगर मैं बार बार खरीदूंगा, बार बार बेचूंगा, तो मेरी हर बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी। So transaction cost is just like ordering cost. It is variable in nature. It varies on the basis of number of transactions. Second point, inventory management में हमने क्या किया था, होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट निकाली थी कि अगर ये पैसे जो हमने इन्वेंट्री खरीदने में लगा दिए, अगर ये पैसे हम इन्वेंट्री खरीदने में नहीं लगाते तो ये पैसे हम क्या करते, इन्वेस्ट कर देते बैंक में और वहां से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर लेते। बेटे इसलिए मैं कहता हूँ कैश मैनेजमेंट से पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, तभी मैंने पहले इन्वेंट्री कराया था। इसी तरह से सिमिलरली द सेम लॉजिक इफ आई अप्लाई हियर, द एक्सेस कैश बैलेंस व्हिच आई एम कैरिंग, इट हैज सम अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट, because I could have invested in a marketable security and I could have earned some interest on that. तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश को निकालने के लिए, ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश को निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ECQ, इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी, इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी को निकालने के लिए मैं यहां पर दो हीरो लेकर आ रहा हूं। एक हीरो का नाम है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बिकॉज वेन एवर आई बाय और सेल शेयर्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आई हैव टू पे सम फिक्स कॉस्ट, दैट इज नेम्ड एज फिक्स कॉस्ट फॉर फंड ट्रांजैक्शन एंड दैट इज नेम्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। Similarly, I have to incur, if I am keeping excess cash with me, I have to pay interest. I am losing some interest on that because I could have earned some interest on that if I would have invested in those marketable securities, which I am not doing it. That is named as opportunity interest. तो दो चीजों का ध्यान रखना है बेटे। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट इन्वेंट्री में भी था, यहाँ पे भी है। इन्वेंट्री में ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। दोनों हैं एक जैसे, नाम चेंज हो गया, ठीक है जी। और दोनों वेरिएबल इन नेचर के, मतलब दोनों को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने कहा फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन फिक्स्ड है ना, वैसे तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को देखें तो फिर चेंज हो सकती है। तो बिल्कुल वही वाली बात जो हमने इन्वेंट्री में यूज की। होल्डिंग कॉस्ट देखिए आप, इंक्रीजिंग इन नेचर है। कैसे? जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट आप कम करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने एक्स एक्सेस में इन्वेस्टमेंट ली, ठीक है जी, तो आप इन्वेस्टमेंट अगर आप कम करते हैं, इट मीन्स अगर आप इन्वेस्टमेंट लेस कर रहे हैं,
अगर आप इन्वेस्टमेंट लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका, अच्छा यहाँ पर मैंने कॉस्ट लिया है, ठीक है जी, अगर इन्वेस्टमेंट आपने कम किया है तो आपकी कॉस्ट कम होगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्वल होंगी। ग्राफिकल मेथड में मैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और मैंने यहीं से अलजेब्रिक करवाया था, है ना, याद है बेटे। सेम लॉजिक हम यूज करेंगे और हम यहां पर कैलकुलेट कर देंगे इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी। मैं यहाँ पर यूज़ कर दूंगा इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी, ठीक है जी, इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी। तो आप बिल्कुल घबराना मत, मैं भूपेश आनंद 2AC/CH लिख रहा हूँ। अभी सिंबल्स यूज कर देंगे, चेंज कर देंगे, अभी समझने के लिए आप लिख लीजिए, हॉक ने अलग किया, मैं वही यूज करूंगा। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, CA का मतलब है कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, CH का मतलब है होल्डिंग कॉस्ट पर एनम पर आइडल रुपी। 1 रुपया भी अगर आइडल रहेगा तो उस पे जो हमें सूत मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं बेटे होल्डिंग कॉस्ट पर एनम, ठीक है सर। तो मोटी सी बात है, हमने करना वही है जो हमने पहले बताया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूं बेटे। हमने याद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कुछ अजम्पशंस की थी कि भाई ये मॉडल जो है ना क्लोज मॉडल है। बाउमल की फोटो देखी है आपने कभी? ये लो बाउमल की फोटो देखते हैं कि बाउमल दिखने में कैसा, भैया उसका फॉर्मूला कर रहे हैं ना, तो बाउमल दिखने में ऐसा है जी, ये देखो जी, ये है बाउमल, विलियम जे बाउमल। देखो फोटो देखो, इसने बनाया ये मॉडल विलियम बाउमल। ये थोड़ा बूढ़ा होगा तो देखो ऐसा लग रहा है, देखो दो सेम लग रही है ना फोटो, ये लो, इसने बनाई है ये कॉस्ट, ठीक है, ये देखो जी, ये देखो जवानी में ऐसा लगता था। उसके बाद इसने कैलकुलेट करके बताया कि ये मॉडल है। फिर अभी हम इसके बात करेंगे कौन सा मॉडल, मिलर मॉडल। वो कैसे लगता है, वो इस तरह का है, अभी देखेंगे मिलर को भी। पहले एक बात समझ लें कि भाई विलियम बाउमल क्या कहता है और उसके बाद फिर हम मिलर की बात करेंगे। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि विलियम जे बाउमल के मॉडल का नाम है सर्टेनिटी मॉडल। सर्टेनिटी का मतलब है इन्होंने जो अजम्पशंस लिए हैं ना उसमें सर्टेनिटी डाल दी है। इन्होंने कह दिया भाई हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। जैसे एज वी डिड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट दैट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री इज अवेयर, वी आर अवेयर ऑफ दैट। कॉस्ट पर ऑर्डरिंग विल बी सेम, कैरिंग कॉस्ट वी आर अवेयर ऑफ दैट, लीड टाइम विल बी फिक्स्ड। इसी तरह से विलियम जे बाउमल ने जब ऑप्टिमम कैश क्वांटिटी को निकालने की कोशिश की तो यहां पर भी कुछ अजम्पशन सोच ली। अब आज हमें वही अजम्पशंस देखनी है कि क्या अजम्पशन सोच ली, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया, यू नो, क्या अजम्पशन सोच ली। आइए मैं उन्हीं अजम्पशंस की बात करूं कि क्या अजम्पशन सोच ली होंगी जी। बेटे बिल्कुल इन्वेंट्री जैसी अजम्पशंस हैं, कुछ ज़्यादा घबराने की बात है नहीं, है ना। assumptions of Baumol model for ECQ. Now this model is a closed model and I will say this model is certainty model. इसको हम बोलेंगे certainty model। क्लोज मॉडल, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट गेम खेलते हैं, क्रिकेट मैच होता है तो बेटे ये पिच होती है ना 22 स्क्वायर यार्ड की होती है। बैट का एक साइज होता है, विकेट का एक साइज होता है, बॉल का एक साइज होता है, 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, यहाँ पर एक एम्पायर होता है, यहाँ लेग एम्पायर होता है, यहाँ थर्ड एम्पायर बैठा होता है, चौका छक्का यहाँ होता है। बेटे पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। आप कहीं भी क्रिकेट का मैच खेलें तो चौके छक्के का एक डिस्टेंस होगा, बॉल का एक वेट होगा, बैट का एक साइज होगा, 11 प्लेयर होंगे, 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होगी। इट मीन्स दीज आर द assumptions ऑफ क्रिकेट गेम, then only that game is named as a cricket game. Similarly विलियम जे बाउमल ने भी कुछ assumptions ली। और बेटे आपके पास एग्जामिनेशन में बड़े सारे क्वेश्चंस आए हैं assumptions के ऊपर, इसलिए ध्यान से सुनना। पहली assumption ली that this is annual requirement is known in advance and with certainty। हमें पता है कि हमें कितने पैसे चाहिए पूरे वर्ष, आने वाले 12 मंथ्स में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, हाउ मच इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, वी आर अवेयर ऑफ दैट, हमें मालूम है। बेटे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है निकालना कि भाई 12 महीने में, अगले 12 महीने में कितने पैसे आपको चाहिए, बट स्टिल दिस मॉडल इज नेम्ड एज सर्टेनिटी मॉडल, विलियम जे बाउमल। बेटे मानो या ना मानो कुछ तो मानना पड़ेगा
कि भाई ये बातें ली हैं तो हम भाई पहले मान लेते हैं, ठीक है जी। सेकंड assumption इज कैश इज कंज्यूम्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास 3 चपाती आई, आपने एकदम ही तीनों चपाती खींच ली। आराम आराम से खाना खाएंगे, आराम आराम से खाना खाएंगे। कैश जो खर्च होगा वो बराबर ही होगा पूरे 12 महीने में। आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट दिस कंपनी इज अ सीजनल कंपनी, बिकॉज इन केस ऑफ अ सीजनल कंपनी, शुगर केन की कंपनी है तो बेटे कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में कैश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो विलियम जे बाउमल कहता है भाई हम यहाँ पे सीजनल कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हैं हुज कैश रिक्वायरमेंट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन रिमेन कांस्टेंट। एक ट्रांजैक्शन के ऊपर कॉस्ट फिक्स रहेगी, बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर बढ़ती जाएंगी तो फिर टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो बढ़ेगी ना भाई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, मैंने बताया था आपको, ठीक है जी। ECQ इज नेम्ड एज ऑप्टिमम कैश मॉडल, ठीक है जी, मैंने ये बता दिया बेटे। सर्टेनिटी मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑप्टिमम कैश लेवल इज दैट लेवल वेयर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड आर इक्वल। जैसे हमने देखा था ना, हम दोनों को इक्वल कर दें और फिर उसको मिनिमाइज कर दें, Q को यहाँ पे ले लें तो वी कैन कैलकुलेट कि भाई Q की वैल्यू इतनी है, वैसे ही निकाला है। सिंबल्स भी मैंने तो जान के वही यूज़ किए कि आपको समझ आ जाए। अभी हम हॉक का देख लेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मीनिंग आपको समझ आ गया, ठीक है जी। मींस कॉस्ट इन्वॉल्व इन गेटिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू कैश। क्योंकि जब आपको कैश चाहिए होगा और आपने अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया होगा तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को आपको सेल करना पड़ेगा। जब आप सेल करेंगे तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। देयर विल बी अ नीड टू कन्वर्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश when firms fall short of cash and has to sell the securities, resulting in clerical brokerage and other costs, ठीक है सर। तो transaction cost is directly related with number of transactions. Holding cost refers to holding cash idle for transactions, speculative and precautionary motive. Holding cost can also be named as interest foregone. कैरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं कि जो पैसे आपको मिल जाते। एक बच्चा कहता है इतना सब कुछ क्यों बता रहे हो, हमें एक फॉर्मूला बता दो। बेटे ये मेरा प्यार है कि मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई कैन मैनेज माई कैश विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स एंड देयर आर 2 मॉडल्स। वन इज सर्टेनिटी मॉडल दैट इज नेम्ड एज विलियम जे बाउमल मॉडल एंड द फॉर्मूला विल बी 2AC/CH, बट एज पर हॉक, बट एज पर ग्लेम, एज पर वाइले दे हैव यूज्ड अ न्यू फॉर्मूला, दे हैव यूज्ड डिफरेंट सिंबल्स रादर। आइए हम उन्हीं सिंबल्स में आ रहे हैं जी, सीधी सी बात छोड़िए जी, बाकी की बातें छोड़िए। मैं आ गया जी, उसी सिंबल में आ गया। आप ऐसे नाराज मत होइए बस बेटे, मेरे को नहीं अच्छा लगता आप नाराज होते हो। तो ये लिख लो, एज पर हॉक, एज पर ग्लेम, एज पर वाइले। ECQ लिख लें, वो तो मैंने आपको बताया था, ECQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बट आप लिखें ऑप्टिमम कैश पॉइंट इज इक्वल टू 2BT/I। आराम से बेटा सिंपल आप देखिए, ये यूज करने वाले हैं 2 × B × T, स्मॉल b × T, कैपिटल T/I, अंडर द रूट। अंडर द रूट कैसे है वो मैं ऑलरेडी आपको प्रूव कर चुका हूं इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा। ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश, B इज फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। मैंने कहा ना, आप जब वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचेंगे और कैश रियलाइज करेंगे या खरीदेंगे, यू हैव टू पे सम कैश, you have to pay some brokerage, that is named as transaction cost. So B, अमेरिका में भी ऐसे होता है बेटा। T, total demand of cash for the period। हमने पूरे 12 महीने में इतनी डिमांड है और हमें ये मालूम है, पहले से ही पता है। बाउमल कहता है सब कुछ तो पता है हमें। अच्छा जी, पता है। I is interest rate of marketable securities, that is opportunity cost of holding cash। ठीक है जी, बाकी दियां गल्लां छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। तो ऑप्टिमम कैश का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, 2 × B × T, 2 × B × T अपॉन I, होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट। आराम से बेटे देखिए ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, लॉजिकली सब बात मैं बता चुका हूं। मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूं हॉक की तरफ। हाँ, मैंने हॉक से क्वेश्चन कराना है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ उस क्वेश्चन को करें या एटलीस्ट पढ़ लें। ये बेटे हॉक का क्वेश्चन है, देखो ये हॉक का है, हॉक का स्टडी टेक्स्ट ही रख दिया मैंने तो आपके सामने।
DK demand for cash during the year's time is $5 lakh. वो कहता है जी एक वर्ष में 5 लाख, अच्छा कैपिटल टी है जी, $5 लाख, ठीक है. Each security, each time HDK sells securities to raise cash, it pays commission of $10. मैंने बताया था ना कि एक्सेस पैसे को जमा कराना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी $10. इंटरेस्ट रेट अगर आप नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट रेट लूज करेंगे 4 पर ईयर. ठीक है जी, 4 पर ईयर. तो मैंने लिख दिया जी I इज इक्वल टू 4% पर एनम. हाउ मच securities should sell each time to cost. Now here you can either calculate optimum balance of marketable securities or optimum balance of cash. तो दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा. मैं इसलिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आपको दोबारा से बाउमल मॉडल नहीं कराने वाला. आप यहाँ पे दोनों में से कुछ भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं बिकॉज मार्केटेबल सिक्योरिटीज जस्ट लाइक कैश इक्विवेलेंट. सो ईदर आई कैन कैलकुलेट हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश और आई कैन कैलकुलेट हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ठीक है जी, तो बड़ी सिंपल सी बात है जी. फिगर से पुट करनी है बी टी दिस एंड आपने ऑप्टिमम कैश का फॉर्मूला यूज कर दिया. कैलकुलेटर आपके पास है, इरादे आपके बुलंद हैं और $15,811 आपके पास आ गए. इट मींस यू शुड हैव दिस मच एज द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश. आइए जी, मैं नीचे आ गया जी. अभी मिलर मॉडल नहीं करते, एक क्वेश्चन और करते हैं जो हॉक में दिया हुआ है. सम मैनेजर्स, या चलिए पहले 96 करते हैं. विलियम Baumol cash model is used to determine the optimum split between cash and current marketable securities. बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, हमने यही तो देखना है कि हमारे पास कैश कितना पड़ा हो और एक्सेस कैश हो तो हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में ढूंढ लें. सो देयर इज ए ट्रेड ऑफ. We want to find out the balance. We want to find out the best balance of cash and marketable securities. ठीक है जी. दिस मॉडल अज्यूम्स, अब देखिए यहाँ पे अजम्पशंस की बात हो रही है. अजम्पशंस मैंने अभी बताई थी. टी सर्टेनिटी मॉडल है. वी नो हाउ मच इज द डिमांड ऑफ कैश, वी नो व्हाट इज द कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, वी नो हाउ मच इज द इंटरेस्ट रेट, सब पता है. ठीक है जी. वो कहता है द मॉडल अज्यूम्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब आपको क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ना है कि whether that question is in the negative sense or is in the positive sense. ठीक है जी. वो कहता है बताओ इस सारी चीजों में से कौन सी assumption नहीं है. ठीक है. The cost of transaction is independent of the dollar amount, ये assumption है. Interest rates are constant over the short run, ये भी assumption है because we know that interest rates are given and we are aware of that. There is opportunity cost associated with this, ये भी ठीक है. Cash flows are random, नहीं बेटे ये ठीक नहीं है. हमने कैश फ्लोज को भी अज्यूम कर लिया है कि वो कांस्टेंट है एंड वी आर अवेयर ऑफ. रैंडम का मतलब क्या होता है, कभी भी कुछ भी कितनी भी हो जाए. नहीं बेटे, हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमने अज्यूम किया है दैट कैश फ्लो ट्रांजैक्शंस विल, कैश फ्लो इज सेम. ये देखो बेटे, हॉक ने भी तो अजम्पशंस दी हैं. अब हॉक के अजम्पशंस देखो, ये लो, मेरी बात पे क्यों मानते हो बेटे, ये लो, ये लिखा ना. तो अब वो अलग बात है कि वो अनरियलिस्टिक हैं या रियलिस्टिक है बिकॉज दिस मॉडल इज सर्टेनिटी. तो पहली असम्पशन है डिमांड फॉर कैश इज नोन एंड कांस्टेंट. इट मींस डिमांड फॉर कैश इज नॉट रैंडम. ठीक है. तो कॉस्ट फॉर कन्वर्टिंग सिक्योरिटी टू कैश इज नोन एंड फिक्स्ड. ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज नोन एंड फिक्स्ड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नोन एंड कांस्टेंट. तो आई थिंक मेरी बात आप सबको समझ आ रही है. हमने अभी अभी एक क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया और वो क्वेश्चन था कि हाउ मच टू ऑर्डर, हाउ मच टू हैव ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश. इट कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ 2 मॉडल्स. वन इज सर्टेनिटी मॉडल. अभी अभी हमने सर्टेनिटी मॉडल किया, उसमें कुछ गलत अजम्पशंस ली बट फिर भी मानी. मानो या ना मानो फिर भी माननी पड़ेगी. और हमने बाउमल का फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पे ऑप्टिमम क्वांटिटी कैलकुलेट की 2BT अपॉन I अंडर द रूट. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दैट, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा. बट एक दूसरा मॉडल आज हम करने वाले हैं, अनसर्टेनिटी मॉडल. अनसर्टेनिटी मॉडल मिलर ने डेवलप किया. मिलर ओरे मॉडल, मिलर ओए ओए मॉडल. ओए ओए ओ तिरछी टोपी वाले,
ओए ओए। तो मिलर ओरे मॉडल, मिलर ओरे मॉडल विलियम जे बाउमल से बिल्कुल ऑपोजिट है, साथ साथ नहीं है। वो रात है, ये दिन है, वो सुबह है, ये शाम है, वो पास है, ये फेल है, ऐसा मान के चलें। बिल्कुल कंट्रास्ट में, पीला सूट लाल दुपट्टा, बिल्कुल कंट्रास्ट में। मिलर ओरे मॉडल कहता है कि आप एनुअल डिमांड कैलकुलेट ही नहीं कर सकते यार, कैसे निकाल लोगे आप डिमांड? या आपको कितना पता है कैश की रिक्वायरमेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। How you can determine that this is an amount of cash which you require for coming days? No, you cannot. So that's why Miller model is named as uncertainty model. Uncertainty का मतलब है कि दिल हूं करे घबराए, कुछ पता ना चल पाए, कुछ पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। दुनिया अनसर्टन है। कोविड-19 का पता था किसी को? और पोस्ट कोविड के बाद दोबारा वेव 2, 3 आएगी, पता था किसी को? बट अनसर्टेनिटी इज देयर। As per Miller-Order model, we cannot determine the balance of cash, hence we cannot calculate how much is the balance of T. And when we are not aware of capital T, then how we can use the formula? तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी दिल हूं करेगा, और वो कहता है जी जैसे आप एक वाटर की टैंकी, कभी देखी है आपने बेटे? आपके घर में पानी की टैंकी है? हाँ है, सिंटेक्स की पानी की टैंकी है बेटे। आप ये बताओ, ये वाटर टैंक है, बिल्कुल ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको मालूम है कि आपके घर में पानी की एक टैंकी है और पानी रोज सुबह 5 बजे आता है। अच्छा, उस पानी की टैंकी में क्या है? एक तो मैं कहता हूँ जी आपके पास इतना लेवल है। अच्छा, हर रोज क्या होता है, आप सुबह पानी भरते हैं, उसके बाद जब पानी भर जाता है आप मोटर बंद कर देते हैं और उसको कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हैं। धीरे 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 वो पानी लोअर लेवल तक आ जाता है। मान लेते हैं ये लोअर लेवल है, ठीक है जी, और ये भी मान लेते हैं कि ये हायर लेवल है इस पानी का, इससे ज़्यादा पानी भर ही नहीं सकते। तो मिलर ओरे मॉडल कह रहा है दैट कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट लाइक अ वाटर टैंक इन विच वी हैव अ मैक्सिमम बैलेंस। दिस उसको उसने कहा जी ये पॉइंट है Z, और ये पॉइंट है H, और ये पॉइंट है O। इसका मतलब आप जब इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, दिस इज रिटर्न पॉइंट, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज लोएस्ट पॉइंट। अब आप ये बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी ट्रांजैक्शंस करती जा रही है। अच्छा, जब ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। जैसे ऐसा सोचिए कि आप सुबह जब उठते हैं तो आप अपनी मोटर टैंक ऑन कर देते हैं क्योंकि पानी ऑलरेडी नीचे आ चुका है। अच्छा, जैसे ही पानी धीरे धीरे भरता है भरता है भरता है भरता है, कुछ यूज हो रहा है, कुछ आ रहा है, जैसे ही ऊपर टच करता है करंट आता है, मैडम बोलती है आपकी मोटर टैंक भर चुकी है, प्लीज अपना बटन बंद कर दीजिए। योर वाटर टैंक इज ओवरफ्लोइंग, प्लीज शट डाउन योर स्विच बटन। तो आप क्या करते हैं? बटन बंद कर देते हैं। धीरे 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 पूरा दिन कंज्यूम करते हैं, शाम तक यहां पहुंच जाता है, फिर करंट लगता है, फिर नेक्स्ट डे फिर ऑन कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस तरह से पानी का बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है, ऑन द सेम बेसिस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कैश बैलेंस विल ऑलवेज गोइंग ऑन अप और डाउन, बट वी विल फिक्स 2 लिमिट्स। हम एक 2 लिमिट्स बना देंगे, कंट्रोल चार्ट बना देंगे दैट दिस इज द हाईएस्ट लिमिट। अगर कैश का बैलेंस इस पॉइंट को टच कर गया, आई रिपीट, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, आजा 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 आने वाले, आ गले लग जा। कैश आ रहा है तो आपका बैलेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट को टच करेगा, आप उसी समय मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीद लेना, क्योंकि उससे ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते कैश। अच्छा, जैसे ही आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदोगे तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा, खरीदना शुरू कर दो तो बैलेंस कम हो जाएगा, 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 रिटर्न से नीचे 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 लोअर लेवल पे चला गया। नाउ यू शुड हैव एक्यूरेट लिक्विडिटी फॉर दैट। तो जैसे नीचे टच किया, आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज फिर बेच दी, फिर अब कैश आ रहा है। जब आप सिक्योरिटीज बेचोगे तो कैश पैसे आएंगे, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वो दोबारा Z पॉइंट के आसपास आ जाएगा, फिर H के पास आ जाएगा। बेटे, पूरी दुनिया पूरी जिंदगी ऐसी चलती रहती है जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हाई हो गया
तो आप दवाई खाते हैं हाई, डॉक्टर क्या करता है उसको लो कर देता है। अच्छा बहुत ज़्यादा लो हो गया तो फिर दवाई खिलाते हैं, फिर नॉर्मल पॉइंट पर। इट मीन्स यू शुड हैव अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ ब्लड प्रेशर. Similarly, you should have a normal balance of cash. So as per Miller-Urey model, we cannot calculate with the help of that assumptions. Those assumptions which are being taken by William J. Baumol are unrealistic. बेटे मैं टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में बार बार इसी के ऊपर पूछा उन्होंने। तो आइए एक बार हम देखें कि मैंने आपको अपनी उसमें क्या दिखाया हुआ है बेटे, अपने पीपीटीज में क्या दिखाया है। फिर उसके बाद मैं आऊंगा जूस नोट्स में। अनसर्टेनिटी मॉडल, मिलर ओरे मॉडल, और इसका दूसरा नाम है स्टोकेस्टिक मॉडल। बेटा ये मेरी मेहनत है कि मैंने 3 नाम दिए हैं। एज पर दिस मॉडल कैश रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सबसे पहली बात है मिलर ओरे कहता है भाई कैश का रिक्वायरमेंट हम ढूंढ ही नहीं सकते, ऐसी बेवकूफ वाली बातें करी जा रहे हो। तो स्टोकेस्टिक मॉडल मैनेजमेंट फिक्स ZOH। बेटा Z क्या है, नॉर्मल कैश बैलेंस, O क्या है मिनिमम कैश बैलेंस, H क्या है मैक्सिमम कैश बैलेंस। जैसे ये देखिए वाटर बैलेंस, मैंने वाटर टैंक लगाया, ये मैक्सिमम बैलेंस है, ये नॉर्मल है, ये मिनिमम है। जैसे ही 1 लाख से ज़्यादा हो गया बेच दो, फिर नीचे आ जाओ, जैसे 20,000 से कम हो गया फिर बेच दो, ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसी में चलता रहेगा। तो फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखिए था मैंने गूगल से इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाउनलोड की, PPT बनाई और आपके सामने लेके आया। ये है प्यार, और एक वो प्यार है जो आप लेट के पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है बस सब कुछ ऐसी फ्री में मिल रहा है, यदि पास हो जाओगे क्या, क्या यार बैठ के पढ़ना है बेटे। Now this point is, I have just prepared the graph which has been given by Miller over a cash management model or the marketable securities model. This is the return point and this is the upper limit, this is the lower limit. For example, we have started from here, धीरे धीरे कैश आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, जैसे ही टच करेगा we will यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एट दैट पॉइंट वेयर इट विल टच द हाईएस्ट पॉइंट, from that point I will start buying the marketable securities, and then it will reach at the lower point, I will start selling my marketable securities because I should have a liquidity position and I should be at that set point। ठीक है जी, बोलो बस इसमें तो इतना ही करना, ज़्यादा कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर 19 की लास्ट कड़ी है जो मैं बोलते जा रहा हूँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।